स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कुछ क्वेश्चन, जहां पे हम मेमोरी यूनिट की क्लास कर रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण क्लास होगी ये। चैप्टर सेकंड और क्लास सेकंड होगी, जहां पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी बाइनरी डिजिट के बारे में, रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था, कैशर मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम करने लगे थे टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में, जहाँ पे हमने पता किया था कि दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। हमने प्राइमरी मेमोरी की थी जहाँ पे हमने देखा था रैम के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, जहाँ पे हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में चर्चा की थी। और हमने पता किया था कि फास्टेस्ट मेमोरी क्या है इन सभी में से। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी है वैसे तो रजिस्टर, तो वैसे इनमें भी हमने चर्चा की थी। प्रीवियस वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। दोस्तों रोम, आज बात करेंगे हम रोम। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है, रोम जो है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, और जो प्राइमरी मेमोरी को है हम मेन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। परमानेंट होती है जिसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा पढ़ते हैं। It is a read only memory, that is user can only read the instruction but cannot write into it। क्या है ये, एक रीड ओनली मेमोरी है जहाँ पे जो यूज़र है सिर्फ चीज़ों को रीड कर सकता है, ठीक है, बट उसमें लिख नहीं सकता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। जो इसमें क्या है, क्या मतलब वो एक परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि डाटा जो यूज़र है डाटा को सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। किस तरह से चेंजेस नहीं कर सकता वो भी आपको आगे बताते हैं। जो डाटा स्टोर कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द यूज़र, जो भी इसमें डाटा होगा वो परमानेंट होगा और यूज़र के द्वारा उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में भी। द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट are permanent in the nature and are usually designed by the manufacturer of the computer। दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन होती है इसमें, जो स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है जो रोम में होता है, वो परमानेंट इन नेचर होता है। और वो जो डाटा स्टोर किया होता है, डाटा लिखा होता है, वो किसके द्वारा लिखा होता है, मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर के द्वारा लिखा होता है। मतलब कि जो भी रोम में जो डाटा लिखा जाता है वो प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही लिखा जाता है। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा लिखी जाती है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कि रोम की कैटेगरी में इन्हें रखते हैं। फिर से मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो मैन्युफैक्चर के द्वारा लिखी जाती है या प्रोग्रामर के द्वारा लिखी जाती है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम रीड ओनली मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है, या आपके पास नोकिया का होगा, ओप्पो का होगा, वीवो का होगा, जो भी कंपनी का आपके पास फ़ोन है। दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ हमारे पास नोकिया का फ़ोन है, हमने स्विच ऑफ किया है फ़ोन। हम जब ऑन करते हैं फ़ोन को, ठीक है, तो आपको क्या एक लोगो नज़र आता है, सैमसंग लिखा आता है, और नीचे नज़र आता है जब ऑन करते हैं, बूटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हम चीज़ को ऑन करते हैं वहाँ पे सैमसंग लिखा जाता है और साथ में उसका वर्जन लिखा जाता है, एंड्रॉयड वर्जन। मतलब कि ऐसा तो नहीं है जब वो फ़ोन ऑन हो रहा है जब हमें सैमसंग नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर हम फिर से दोबारा ऑफ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है दूसरी बार ऑन करेंगे वहाँ पे या आपकी फ़ोटो आएगी या जो आप चाहोगे वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब कि वो चीज़ें जो सैमसंग लिखा आ रहा है जब हम ऑन कर रहे हैं, वो रोम की कैटेगरी में आ रहा है, जिसे मैन्युफैक्चर या प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया है, कोई भी यूज़र उसे चेंज नहीं कर सकता। नोकिया का एग्जांपल ले लेते हैं। नोकिया का फ़ोन स्विच ऑफ है, उसको ऑन करते हैं, क्या लिखा जाता है, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, और एक टोन जैसी आपको आवाज़ आती है। हम ये चीज़ें हम चेंज नहीं करते हैं ना, तो हम जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमारी फ़ोटो नज़र आती है, ऐसा नहीं होता है। क्या हुआ, ये पहले से इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, किसके द्वारा, प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चर के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे ही हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दोस्तों एक होता है
जो रोम और बूटिंग टाइम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक बात है जो हम डिस्कस करते हैं। तो बूटिंग क्या होता है, जो मैंने ऊपर बूट की बात की थी, देखिए रोम की वर्किंग होती है बूटिंग टाइम पर, जब कंप्यूटर ऑन होता है, और कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बूटिंग प्रोसेस। देखिए दोस्तों, आपके पास कोई कंप्यूटर है या फ़ोन है, हम स्विच ऑफ करते हैं तो ऑन होता है, जैसे ही हमने ऑन का बटन दबाया वो सीधे ऑन नहीं होता है, कुछ बूटिंग होती है, मतलब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। उसी प्रोसेस को, जो ऑन होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। दोस्तों, जब कंप्यूटर बूट होता है या फिर कोई मोबाइल फ़ोन बूट होता है, तो उसी केस में रोम एक्टिव हो जाती है, बिकॉज रोम के पास इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रोम के पास ही होते हैं, और मीन्स रोम बूटिंग के टाइम पर इंस्ट्रक्शन को लोड कर रहा होता है मेमोरी में। जो भी इंस्ट्रक्शन होती है बूटिंग के रोम के पास, जब वो बूट होती है, ठीक है, जो भी आपको जब बूटिंग होने के बाद आपको आइकन्स नज़र आते हैं, माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन का जो भी आता है वो रोम के थ्रू ही आती है, क्योंकि उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं जो परमानेंट है, ठीक है। और उसी जो बूटिंग हो रही है उसी टाइम पर जो इंस्ट्रक्शन को लोड कर रहा होता है, कहाँ पे, रोम मेमोरी के बीच में, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी कार्ड हो गए जो एप्पल में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रोम की वर्किंग बूटिंग के साथ ही होती है, ये भी याद रखना है। दोस्तों, एक आता है कि फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होते हैं, ये मैंने भाषा लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन लिखी है, पर एक्चुअली में ऐसे याद नहीं रखना है, ठीक है। फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली इच इनटू ए हार्डवेयर डिवाइस सच एज कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, बायोस और वीडियो कार्ड। देखिए जो फर्मवेयर होते हैं, दे कैन बी रिटन इन रोम एंड कैन नॉट बी एडिटेड बाय द यूजर, इज कॉल्ड फर्मवेयर। तो जो फर्मवेयर होते हैं, ठीक है, इसको रहने दो, अभी नहीं पढ़ना है, जो ऐसे याद रखो, जो फर्मवेयर होते हैं कैन बी रिटन इन द रोम एंड कैन नॉट बी एडिटेड बाय द यूजर इज कॉल्ड फर्मवेयर। ऐसे इंस्ट्रक्शन जो रोम में लिखे जाते हैं, याद रखना, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो रोम में लिखे जाते हैं जिनको चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है रोम के केस में। आगे देखते हैं, रोम के 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे प्रोम की। जैसे इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के रूप में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। This form of ROM is initially blank. The user or manufacturer can write data program on it by using special devices. However, once the program or data written in PROM chip, it cannot be changed if there is any error in the writing. देखिए दोस्तों, PROM है, PROM भी is also called ROM का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्रोम भी सेम रोम की तरह ही काम करता है, बिकॉज इसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी एक बार इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी गई प्रोग्रामर के थ्रू, मैन्युफैक्चर के थ्रू, ठीक है, इसमें हम कोई भी चेंजेस उसके बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रोम है इज आल्सो कॉल्ड वन टाइम प्रोग्रामेबल लाइक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। और एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि मतलब क्या हुआ, वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वही जो रोम की तरह की है इसमें भी, कि एक बार जब मैन्युफैक्चरर या प्रोग्रामर एक बार इसमें डाटा लिख लेगा तो इसमें हम चेंज कोई नहीं कर पाएंगे दोबारा, बेशक उसमें एरर ही क्यों ना हो। मेजर डिसएडवांटेज of ROM is that a shock of electricity can easily causes fuses in ROM to burn out thereby corrupting the PROM। देखिए दोस्त, जो मेन डिसएडवांटेज थी PROM की, शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक बार इसमें शॉक लग गया, ठीक है, या फ्यूज हो गई है, तो इसमें जो भी डाटा है वो करप्ट हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और एक ये क्या है बात, देखिए, एक बार जो प्रोग्रामर या यूज़र ने एक बार डिज़ाइन कर लिया इंस्ट्रक्शन ओनली फॉर वंस, क्या प्रोग्रामर कैन डिज़ाइन द इंस्ट्रक्शन ओनली फॉर वंस,
ही कैन नॉट चेंज द इंस्ट्रक्शन लेटर वेन एवर रिक्वायर्ड। प्रोम भी रोम की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। एक बार इसमें जब इंस्ट्रक्शन लिखी कि जा चुकी है तो उसको फिर इरेज करके दोबारा लिखा नहीं जा सकता, ये परमानेंट रहेगी। आगे देखते हैं ईप्रोम की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ईप्रोम की बात करें, इसमें कंटेंट को इरेज किया जा सकता है। देखिए, इसमें कंटेंट को इरेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज की द्वारा ही, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है या लाइट होती है उसके द्वारा ही इसमें जो डाटा को है इरेज किया जा सकता है या कंटेंट को इरेज किया जाता है जो प्रोग्रामर ने लिखे भी हुए हैं। दोस्तों ये बहुत एक बड़ी एग्जांपल है इसका, जो सीडी और डीवीडी। मार्केट से हम सीडी या डीवीडी लेके आते थे, उसको हम कुछ भी उसके अंदर डालते थे, फिर उसको इरेज करके दोबारा फिर से डाल सकते थे। जो मार्केट में पहले सीडी डीवीडी मिलती थी, कोई कंटेंट डाल लिया तो उसको इरेज करके दोबारा हम फिर से डाल सकते थे। दिस प्रोसीजर कैन बी कैरीड आउट मैनी टाइम्स, हाउएवर द कांस्टेंट इरेजिंग एंड रीराइटिंग विल इवेंचुअली रेंडर द चिप्स यूजलेस। बार बार यही काम करोगे तो जो ये सीडी डीवीडी काम करना बंद कर देती थी। कुछ टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते थे बार बार इरेज करके या चेंज करके, ये भी आपको याद रखना है। ईईप्रोम, ठीक है। ईईप्रोम की बात करें तो ये होती क्या है। दो मेन देखिए, प्रोम में ईप्रोम में आपको सिर्फ ये याद रखना है किसके थ्रू ये वर्क करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज की द्वारा, ये याद रखना है। और इसकी ये जो एब्रीवेशन है ये आपको याद रखनी होगी। उसी तरह से ईप्रोम क्या होते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां भी कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहां भी कंटेंट को रिमूव किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से। कौन से सिग्नल की मदद से? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से यहां भी डाटा को इरेज किया जा सकता है। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में जो भी डाटा होता है, ठीक है, उसे हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। जहाँ पे हम पेन ड्राइव डालते हैं, ठीक है, तो हम कोई रिमूव करने के लिए उसको डाटा कुछ हम हाथों से रिमूव थोड़ा ना करते पेन ड्राइव को, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते होंगे जो डाटा को डाल भी देते हैं और रेज भी कर देते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ईप्रोम का, जहाँ पे हम डाटा को इरेज कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू हम यहाँ पे डाटा को इरेज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम डाटा को के ओवरराइट भी कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे डाटा को एक बार डिलीट करने के बाद फिर से हम कोई डाटा नया इसमें डाल सकते हैं। पेन ड्राइव में एक बार डाटा डिलीट कर दिए तो दोबारा हम डाटा नहीं डाल सकते, ऐसा नहीं होता है। एसएसडी भी है, हार्ड डिस्क है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। मेमोरी में भी डिलीट करने के बाद डाटा को दोबारा डाल सकते हैं। स्पेशल इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू ये होता है, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। ये एग्जाम्पल है जो आपको बता दिए। पेन ड्राइव, एसएसडी, मेमोरी कार्ड, ईटीसी, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली क्विजेस लगा सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। दोस्तों आज बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की भी। किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। देखिए दोस्तों, दो तरह की मेमोरी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में रैम रोम के बारे में चर्चा की। अब सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट होंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे आप समझ ले हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी का एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है, वो इसे ही सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है।
तो सेकेंडरी मेमोरी में जो स्टोरेज होती है इज यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। डाटा इसमें स्टोर होता है परमानेंटली, आप डिलीट करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, पर डाटा स्टोर होता है परमानेंटली, ठीक है। यूजर कैन एक्सेस द डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी आपको चाहिए डाटा को। अपने सी ड्राइव में गए कंप्यूटर के, तो वहाँ पे आपने 1 साल पहले भी डाटा को स्टोर करके रखा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज में जब भी आपको डाटा की ज़रूरत है उसको आप स्टोरेज डिवाइसेस में जाके उसको आप चेक कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, डिवाइस ऑफर ह्यूज स्टोरेज वॉल्यूम विद हेल्प हाई स्पीड एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों जो सेकेंडरी स्टोरेज की होती है आजकल टेराबाइट तक आती है, ठीक है, हार्ड डिस्क के, तो इससे भी ऊपर आती होगी, मैं 1 टेराबाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूज स्टोरेज वॉल्यूम होती है इसमें, ठीक है, जितना ज़्यादा आप डाटा डाल सकते हैं। स्पीड होती है, रिलायबल है, इजी आप एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ों को और काम कर सकते हैं अपना। दोस्तों फिर से एक बार बताता हूँ, जितनी भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सब सेकेंडरी मेमोरी में ही जाती है। जितनी भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं वो सभी कहाँ पे जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही जाती है। जैसे आपके एग्जांपल ले लो, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है दोस्तों। सी ड्राइव है, जो सी ड्राइव है या डी ड्राइव है। ई ड्राइव जो होती है रिमूवेबल डिस्क, जैसे पेन ड्राइव या अदर डिस्क आप लगाते हैं केबल के थ्रू, ठीक है, ई ड्राइव वो होती है। डाटा क्या होता है इसमें सेव हो जाता है, इजीली, और हार्ड डिस्क और एसएसडी में स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क जो हम अपने एचपी के लैपटॉप या लिनोवो के लैपटॉप, एसर के लैपटॉप में करते हैं, और एसएसडी हमें एप्पल के लैपटॉप में देखने को मिलती है। दोस्तों इसके भी क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के भी टाइप्स हैं। पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा है एसएसडी, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। एसएसडी और हार्ड डिस्क ये एप्पल में यूज़ होती है, ये अदर में होती है, आगे पढ़ेंगे। फ्लॉपी डिस्क है, आजकल यूज़ नहीं होती है। ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, टाइप आपको याद रखने हैं। दोस्तों हार्ड डिस्क की बात करूं, देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क जो इन्वेंटेड की थी वो की थी आईबीएम ने, जिसे हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के रूप में जानते हैं। 1957 में उन्होंने ये इन्वेंट की थी हार्ड डिस्क। आगे क्या है, जो दे वर कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क को पहले इसको फिक्स्ड डिस्क के नाम से जाना जाता है, फिर बाद में हार्ड डिस्क इसे बोला जाने लगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हार्ड डिस्क को पहले क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है फिक्स्ड डिस्क के नाम से इसे जाना जाता था। दोस्तों आपने एक बार सोचा होगा कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो ड्राइव ए ड्राइव या बी ड्राइव से शुरू क्यों नहीं होती है। दोस्तों जो ए और बी ड्राइव्स होती हैं वो फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व है। पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, ठीक है, बट आजकल नहीं चलती हैं, इसलिए इनके लिए रिजर्व रखी हुई है ए और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए, और सी डी ई ड्राइव किसके लिए, हार्ड डिस्क के लिए एक रिजर्व रखी हुई है। ये भी एक आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ई ड्राइव आपको बता दिए, जैसे हम पेन ड्राइव, रिमूवेबल डिस्क हम खुद लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मोबाइल को अटैच करते हैं, वो ई ड्राइव के अंडर आते हैं। बात करें दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हार्ड डिस्क के बनता है, जो हार्ड डिस्क की जो मेजरमेंट होती है, ठीक है, डिस्क किस तरह से मेज़र की जाती है, वो है रोटेशन पर मिनट। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जो घूमने वाला एक पहिया होता है, ठीक है, वो रोटेशन पर मिनट, कितने पर मिनट में कितने रोटेट कर सकता है। जो मार्केट में अलग अलग तरह की हार्ड डिस्क मिल जाती है, 5600 रोटेशन पर मिनट वाली भी मिल जाती है, 7200 रोटेशन पर मिनट वाली भी मिल जाती है, और मैक्सिमम 15000 रोटेशन पर मिनट वाली मिल जाती है। जो मेन होती है इंडिया में जो मिलती है वो है 7200 पर मिनट वाली ही इंडिया में आपको देखने को मिलती है हार्ड डिस्क। ये भी आपको याद रखना है जो क्वेश्चन बनता है। दोस्तों नेम द प्लेस इन कंप्यूटर वेयर ऑल ड्राइव सी डी ई आर विजिबल आर कॉल्ड।
दोस्तों उसे कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर। इन्हें हम माई कंप्यूटर नहीं कहते हैं, क्योंकि माई कंप्यूटर एक ऐसी है कि हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगे। बट इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, जहाँ पे हमारी सी ड्राइव, ई ड्राइव या डी ड्राइव विजिबल होती हैं, जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं, उसे हम फाइल एक्सप्लोरर के रूप में जानते हैं या विंडो एक्सप्लोरर के रूप में जानते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, लिख लीजिए, विंडो प्लस ई इसकी क्या है, एक शॉर्टकट की है। क्वेश्चन बनता है कि फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की क्या है। विंडो प्लस ई एक शॉर्टकट की है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब आप शॉर्टकट की लगाओगे तो जो विंडो एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमारी सी डी ई ड्राइव दिखती है। आगे बात करें दोस्तों SSD की। ठीक है दोस्तों, SSD की बात करते हैं। दोस्तों SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज्ड होता है ये दोस्तों एप्पल के प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एप्पल के PC आते हैं, लैपटॉप आते हैं, मैकबुक जो आती हैं, वहाँ पे जो SSD होती है, SSD होती है दोस्तों, वो बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, सॉलिड होती है। जैसे आपका लैपटॉप गलती से हाथ से गिर जाता है और नीचे गिर जाता है, 70% चांसेस होते हैं, 70 से 80% चांसेस होते हैं कि आपका डाटा जो हार्ड डिस्क में है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क से क्या होती है, मजबूत होती है और ये बेस्ट होती है। क्योंकि जब HP का जिस तरह से हमारे पास लैपटॉप होते हैं या अदर एप्पल के अलावा जो भी लैपटॉप होते हैं उसमें जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, जैसे आपके हाथ से गिर जाए लैपटॉप तो 70 से 80% चांसेस होते हैं जो आपका हार्ड डिस्क में डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। बट SSD में ऐसा नहीं, आपके हाथ से लैपटॉप गिरता है, मतलब कि एक 10 मीटर तक बोल रहा हूँ मैं, 10-15 मीटर 5 मीटर तक, जितनी आपकी हाइट है, 5 मीटर नहीं, सॉरी, अपनी हाइट के बराबर से गिरता है तो नीचे गिरता है, तो इसमें ज़रा भी चांसेस नहीं है कि आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो। यहाँ पे जो मेमोरी है, जहाँ पे डाटा SSD में पड़ा है, वो आपका सेफ रहेगा। ये भी याद रखना है। जो SSD है मेड अप ऑफ EEPROM के द्वारा ही एक पार्ट है, EEPROM का ही एक पार्ट है, या मेड अप ऑफ EEPROM इनके द्वारा ही बनाई गई है, इनका ही एक पार्ट है, ये याद रखना है। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो होती है, क्वेश्चन बनता है फ्लॉपी डिस्क के लिए कौन सी ड्राइव्स रिजर्व होती है, वो है A और B ड्राइव रिजर्व होती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है 3.5 इंच से लेके 5.25 इंच तक आता है, कई बार 2.5 इंच भी आता है, बट हम 3.5 और 5.25 इंच के रूप में जानते हैं। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसका 1.44 MB तक साइज़ हो सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। और 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होगी उसकी 1.2 MB तक इसकी क्या हो सकती है, स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। ये नहीं बताऊंगा किस तरह से काम करती है, क्योंकि हमने कोई मास्टरी नहीं करनी है, हमने कोई MCA नहीं करनी है, हमने बैचलर डिग्री BC BSc IT नहीं लेनी है, हमने +2 लेवल का पढ़ना है, जहाँ तक ये JOE का एग्ज़ाम जिस तरह से आता है। ऐसे में फ्लॉपी डिस्क के बारे में बनाता रह गया तो कम से कम 1 घंटे की तो फ्लॉपी डिस्क की ही क्लास हो जाएगी। तो हम सिर्फ मेन पढ़ रहे हैं। जैसे आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें कि हमें भी पता लगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ, जिससे हमें पता लगे आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क को भी इंट्रोड्यूस किया था IBM ने 1972 में। फ्लॉपी डिस्क को भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, IBM ने किया था 1972 में। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन किसी भी तरह से। और देखिए दोस्तों, जो फ्लॉपी डिस्क होती थी वो पोर्टेबल थी, मतलब कि इसको हम डाटा जो फ्लॉपी डिस्क को से कैरी कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली। और फ्लॉपी डिस्क होती थी स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क एंड हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी। फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी हार्ड डिस्क से तो बहुत कम होती थी, और जो स्लोअर थी एक्सेस करने में भी, इसकी जो स्पीड थी बहुत स्लो थी, प्रोसेसिंग में बहुत समय ये लेती थी। ये भी एक आपको याद रखना है और महत्वपूर्ण है। और ये जो फ्लॉपी डिस्क
होती थी बहुत सेंसिटिव भी होती थी। टेम्परेचर, मॉइस्चर और एनवायरनमेंट फैक्टर के कारण ये ख़राब भी हो जाती थी। आजकल चलती तो नहीं है। अब मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मैग्नेटिक टेप के बारे में। दोस्तों मैग्नेटिक टेप के बारे में चर्चा करें। दोस्तों जो मेन यूज़ था मैग्नेटिक टेप का वो था बैकअप ऑफ डाटा। डाटा का बैकअप लेने के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाने लगा था। जो डाटा स्टोर इन मैग्नेटिक टेप्स इन बाइनरी डिजिट, जो डाटा स्टोर होता था मैग्नेटिक टेप्स में बाइनरी डिजिट्स में होता था, 0 और 1 की फॉर्म में होता था। और दोस्तों ये सिक्वेंशली एक्सेस डिवाइस थी, ठीक है। मतलब कि जो मैग्नेटिक टेप में जो भी काम होता था सेट बाय स्टेप बाय स्टेप काम होता था, ठीक है। और जो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ऑडियो कैसेट इन टेप रिकॉर्डर। ऑडियो कैसेट इन टेप रिकॉर्डर इसका बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल लीजिए, हमारे पास पहले टेप रिकॉर्डर होते थे, वहाँ पे हम एक कैसेट डालते थे, वहाँ पे हम आगे चलते थे। आपको कहीं से सॉन्ग पसंद, आपने दोबारा बीच से सॉन्ग करना था, जब हम बैक करते थे तो कई बार होता था बहुत स्पीड से पीछे चला जाता था, फिर आगे चला। मतलब कि एक सिक्वेंशियली ये काम तो करता था, बट हमें एक प्रॉपर वे में हम जहाँ तक पीछे जाना चाहते थे, जहाँ पे आपका मन किया हमने दोबारा यहाँ से गाना सुनना, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, ठीक है। ये एक स्लो प्रोसेस थी, ठीक है। बट ये काम जो करता था एक स्टेप बाय स्टेप ही करता था। सिक्वेंशियली एक्सेस डिवाइस थी, ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ भी याद रखने वाली ज़रूरत भी नहीं है। चीपर रेट में आपको मार्केट में ये मिल जाती थी। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें चीपर स्टोरेज डिवाइस है। जिस तरह से हमारे पास सीडी आती है, कॉम्पैक्ट, देखिए सीडी मिलती है मार्केट में जिसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका एग्जांपल है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क आती है। बीआरडी आती है जिसे हम ब्लू या ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। सीडी का मैक्सिमम साइज मार्केट में मिलता था 700 MB। डीवीडी का जब आने लग पड़ी तो 4.7 GB तक ही आपको मिलने लगी। और दोस्तों जो बीआरडी था वो उसके 3 आगे ब्लू रे डिस्क, ठीक है, वो 3 तरह की कैपेसिटी में आने लगी। एक तो सिंगल लेयर बीआरडी, ड्यू लेयर बीआरडी और एक आने लगी ट्रिपल लेयर बीआरडी। दोस्तों जो सिंगल लेयर बीआरडी थी उसकी कैपेसिटी होती थी 25 GB, 25 GB तक आपको मिलती थी। ड्यू लेयर बीआरडी की कैपेसिटी 50 GB, मतलब कि इसमें 2 लेयरें होती थी, एक लेयर की 25 GB, दूसरी की 25 GB, दोनों को मिला के बताया गया है 50 GB। ट्रिपल लेयर की बात करें तो ट्रिपल लेयर होगी बीआरडी में, मतलब कि 25 GB की एक लेयर, 25 GB की एक लेयर, 25 GB की एक लेयर, 3 लेयर मिला के 75 GB पूरा डाटा स्टोर करती थी। कैपेसिटी थी डाटा स्टोर करने की, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं जो सीडी होती थी, जो बीआरडी थी। दोस्तों जो बीआरडी था मतलब कि ब्लू रेड डिस्क थी, वो बनाई गई थी सोनी के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? सोनी के द्वारा तैयार की गई थी, जो सोनी कंपनी है। जो दोस्तों सीडी का केस की बात करें, जो सीडी होती है, सीडी में के केस में जो लाइट निकलती है वो रेड लेजर लाइट निकलती है। ऐसे आता है सीडी के केस में जो लाइट बीम आती है, लाइट आती है, वो कौन से कलर की होती है? रेड लेजर लाइट की होती है, रेड लेजर लाइट, ठीक है। उसी तरह से डीवीडी में आती है, वो भी रेड लेजर लाइट ही होती है। डीवीडी भी रेड लेजर लाइट होती है, रेड। और बीआरडी की होती है, वो होती है ब्लू लेजर लाइट। कौन सी? ब्लू लेजर लाइट होती है इसकी। ये आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट बनता है वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कोई मास्टरी तो करनी नहीं है, हमने उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। ऐसे नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आगे देखें, फ्लैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्लैश मेमोरी का। दोस्तों फ्लैश मेमोरी की बात करें तो टाइप ऑफ फ्लैश मेमोरी होती है, जैसे देखिए
पेन ड्राइव, जो भी हम खुद लगाते हैं, रिमूवेबल डिस्क होती है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, सॉरी एसएसडी है जिसे हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड और फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल है जिप ड्राइव। तो जो जिप ड्राइव होती है, जिप का मतलब तो समझते हैं, जिप ड्राइव का मतलब मीन्स है कि जो डाटा को कंप्रेस कर देता है, डाटा को कंप्रेस कर देता है, उससे हम क्या कहते हैं, जिप ड्राइव कहते हैं। ये एक फ्लैश मेमोरी के बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल, और इसमें से फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एग्जांपल नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा जब हम व्हाट्सएप पे डाटा शेयर करते हैं, कहाँ पे व्हाट्सएप पे डाटा शेयर करते हैं, तो वो डाटा उसमें इस तरह से प्रोग्राम सेट है, इसमें इस तरह से कोडिंग सेट है, जब भी हम वीडियो शेयर करते हैं तो डाटा खुद ही खुद वो कंप्रेस हो जाता है, लगभग 30% वो कंप्रेस हो जाता है। मतलब कि जो MB का साइज़ होता है या GB का साइज़ होता है वो 30% तक कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी वीडियो की जो क्लैरिटी है उसमें कमी आ जाती है, क्लैरिटी जो होती है वीडियो की उसमें कमी आ जाती है। बट टेलीग्राम के केस में ऐसा नहीं है, जिस तरह से आपने वीडियो डाउनलोड किया उसी ही एग्जैक्ट से आपको जो वीडियो है वो आपको नज़र आएगी, कहाँ पे, टेलीग्राम के। मतलब कि कोई भी इसमें क्या होता है, कंप्रेस डाटा होने पर भी जो डाटा के पिक्सल है वो नहीं उड़ते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह से वीडियो नज़र आएगी जैसे किसी पर्सन ने किसी टेलीग्राम में डाली है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कंप्रेस होके पिक्सल कमज़ोर हो जाएंगे। तभी तो लोग वीडियो शेयर करने के लिए या कोई भी इमेज शेयर करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर से एक क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, हमें हमारे डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह से हमारे जो भी हमने डाटा आज आपके साथ शेयर किया है आपको किस तरह से लगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले। ज़रूर बताना दोस्तों, आपका ये ज़रूर हम आपको याद करेंगे। जैसे आपने कमेंट सेक्शन में हमें कुछ भी जो भी है, जो भी कमियां हैं हमारी बताई, या आपको डाटा अच्छा लगा तो भी आप प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।